मात्रक तथा मापन यानी कि पहला चैप्टर अगर नए एनसीईआरटी के हिसाब से देखें हम लोग तो भौतिक जगत तथा मापन है। किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि का मतलब जो भी दुनिया में चीजें दिख रही हैं प्यारे बच्चों, ये रिमोट है, मैं हूं, शरीर हूं, गाड़ी बैलगाड़ी, जो भी चीज आपको दिख रही है सब भौतिक राशियां हैं। इसको मापने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि भैया कंचनजंगा सबसे बड़ी हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी कितनी जाती है, तो बहुत बड़ी चीज को मापने के लिए कि हमने कहा कि भौतिक जगत तथा मापन आपका पहला चैप्टर है। जब आपने किसी चीज को मापना स्टार्ट किया तो क्या उसमें त्रुटि नहीं हो सकती मेरे प्यारे? बिल्कुल हो सकती है। तो उसी त्रुटि को क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, मात्रक तथा मापन यानी कि पहला चैप्टर अगर नए एनसीईआरटी के हिसाब से देखें हम लोग तो भौतिक जगत तथा मापन है। और इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर इन 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले हम भौतिक राशियों के बारे में समझेंगे कि भौतिक राशियों की मात्रक क्या होते हैं, और मात्रक के बाद मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के प्रयोग में आने वाले अन्य मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो मात्रक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बीमा और फिर बीमाओं के अनुप्रयोग सीखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों त्रुटि विश्लेषण और सार्थक अंकों पढ़कर इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट रिवीजन, यानी कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो प्यारे बच्चों बस इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी। और प्यारे बच्चों एक रैपिड रिवीजन आधे घंटे में आपका पूरी चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो प्यारे बच्चों फिजिक्स जो है, प्यारे बच्चों फिजिक्स क्या है, जो फिजिक्स के बारे में चर्चा कर लें। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो शब्द आया प्यारे बच्चों यानी कि भौतिक विज्ञान। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि जब हम नेचर के बारे में, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स जो शब्द बना प्यारे बच्चों वो फ्यूसिस शब्द से आया, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्यारे बच्चों नेचर। नेचर, फ्यूसिस का मतलब होता है प्यारे बच्चों नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। जब हम प्यारे बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर गत हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो फ्यूसिस से बना प्यारे बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, यानी कि आसपास आपकी चीजें जो भी चीजें हो रही हैं प्यारे बच्चों वो सब कुछ भौतिक विज्ञान है। सबसे पहले अगर बात करें कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करते हैं, जो भी चीजें आपको दिखती हैं एवरीथिंग इज फिजिक्स। और फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहते हैं, इसीलिए पहला चैप्टर आपका नाम है प्यारे बच्चों भौतिक जगत तथा मापन, फिजिकल वर्ल्ड तथा मेजरमेंट। यानी कि सबसे पहला चैप्टर ये, क्योंकि कुछ भी चीज होगा, जैसे मेरी लंबाई तो आप लंबाई को मापेंगे कितना है, कोई आदमी जा रहा है तो आप ये देखोगे कि कितनी चाल से जा रहा है, कितनी तेज से जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको वहां से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चर्चा के विषय आता है, जो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है प्यारे बच्चों की भौतिक राशियां क्या होती हैं। वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिक के नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। जैसे हम किसी पर ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो हम ये सोचते हैं ना कि कितना हमने उस पर बल लगा दिया, कितना हमने उसके ऊपर ताकत लगा दिया, तो प्यारे बच्चों ये क्या है? तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों भौतिक राशियां। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर राशि किसे कहते हैं, यानी कि राशि क्या होता है प्यारे बच्चों? राशि का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, जिसको हम एक संख्यात्मक मान दे सके, है ना, जिसको एक नाम दे सके, एक स्टैंडर्ड हम सेट करें और प्यारे बच्चों उसके मूल को हम ऐसे नहीं कहते जैसे मूल राशि क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, विद्युत धारा आदि। तो भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भौतिक राशियां क्या है। सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं, वे राशियां जो भौतिक के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करती हैं प्यारे बच्चों, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद आता है जैसे लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि एटसेट्रा। ठीक है, तो भौतिक राशियों को मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि का मतलब जो भी दुनिया में चीजें दिख रही हैं प्यारे बच्चों, ये रिमोट है, मैं हूं, शरीर हूं, गाड़ी बैलगाड़ी, जो भी चीज आपको दिख रही है सब भौतिक राशियां हैं। इसको मापने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसे मापन का विज्ञान कहते हैं। इसे मापने के लिए, इसे प्यारे बच्चों मापने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो प्यारे बच्चों क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो मानक मान, मानक मान, और प्यारे बच्चों मानक मान तथा उचित मात्रक, मानक मान तथा उचित मात्रक। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दोनों चीजों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसके बारे में चर्चा करके यानी कि बता देता हूं। मानक मान का मतलब, जैसे आप दुकान पे गए, आपने कहा कि सर हमें 5 किलो दे दीजिए, तो वो 5 केजी, वो आपने कहा कि 5 दे दीजिए, तो 5 वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टैंडर्ड बताया है, एक मानक मान बताया है। इसके आप आगे कहेंगे, आप कहेंगे 5 दे दीजिए, फिर आप कहेंगे चीनी दे दी, तो आपने राशि का नाम लिया, आपने पूरी बात नहीं बोली। जब आप बोलोगे कि सर हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए,
यानी कि इस चीनों को मापने के लिए 5 की भी जरूरत पड़ी और हमें केजी की भी जरूरत पड़ी। तो केजी का मतलब एक मात्रक हमने माना और 5 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू की, जिसे आप कहते हो न्यूमेरिकल वैल्यू एन और यू, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप 5 कहेंगे तब भी नहीं मिलेगा, आप कहेंगे किलो चीनी दे दीजिए। अब चीनी क्या है प्यारे बच्चों, एक भौतिक राशि है ना, एक राशि है। अब हमें चीनी चाहिए तो हम कहेंगे कीजी, केजी चीनी दीजिए। तो वो पूछेगा ना भैया कितना चाहिए, तो आप बताओगे भैया 5 किलो चीनी दीजिए। तो यहां से प्यारे बच्चे इसे कहते हैं भौतिक राशियों को मापन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे आता है कि आंकिक मान कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते कैसे हैं। चुने गए मात्रकों की तुलना दी गई भौतिक राशियों से तुलना करते हैं हम लोग। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आंकिक मान प्राप्त करना। अब हमें यह समझना है कि कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जैसे हमने आपसे कहा कि भौतिक राशियों को तो माप तो लिया आपने, भौतिक राशियों को माप तो लिया, लेकिन अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि सिर्फ इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमने निकाला कि भैया पूरी फिजिक्स को मापना है। कोई आदमी कह रहा कि 1.5 बित्ता का है, कोई आदमी कह रहा 1.5 इंची का है, कोई आदमी कह रहा 1.25 इंची का है। तो पूरे फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिक्स में द स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। तो हम ये कैसे मानेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मुझे कैसे पता चलेगा कि हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम रिमोट माप रहे हैं। तो सबके लिए मापने के लिए अलग अलग चीजें बना दी गई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों मूल राशि। मूल राशि क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने इस वजह से ऐसे लिया है ताकि मैं आपको लिखकर इसलिए लाया हूं ताकि आपको कंप्लीट चैप्टर आधे घंटे में, बस आपको पेन भी ना उठाना पड़े, बस बहुत कम समय में आप पूरी चैप्टर को प्यारे बच्चों रिवीजन कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कह दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है मूल राशि। मूल राशि क्या होती है प्यारे बच्चों, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं 5 किलो मोटा हूं, 5 किलो आदमी कोई मोटा हो सकता है। मैंने कहा भैया तुम 5 किलो छोटे हो, इसका मतलब क्या है कि 5 किलो क्या है बेटा, वो द्रव्यमान का मात्रक है ना। ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। कैसे निर्भर नहीं करती, इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं। जैसे इनकी संख्या 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मेरे प्यारे बच्चों इन सातों भौतिक राशियों में, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया। अब इन सातों भौतिक राशियों में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है, एक सिंगल आदमी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कहा कि ये 5 मीटर हमको तेल दे दीजिए। तो आप ये सोचिए क्या 5 मीटर आपको तेल मिलेगा, 5 मीटर तो लंबाई का मात्रक है और द्रव्यमान में मापोगे तेल को, तो क्या ये दोनों आपस में है। मैंने कहा भैया तुम हमसे 5 सेकंड छोटे हो, तो समय और क्या 5 सेकंड छोटा मतलब लंबाई, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। ये दोनों पूर्णतः हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, यानी कोई भी एक राशि दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करेंगे। आप कभी कहते हो 4 डिग्री तुम छोटे हो, तो क्या 4 डिग्री लंबाई से कोई तुलना हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये भौतिक राशियां जो हैं, ये 7 भौतिक राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां मानी गई, जिनसे पूरी फिजिक्स को मापा गया। इसके अलावा जब ये बच गया, मूल राशियों से नहीं हो पाया, तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया पूरक राशियां। याद रखिएगा एक राशि और आई प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां क्यों आई, पूरी फिजिक्स से माप दी गई, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों आया गया। इसमें 2 आदमी आए, क्योंकि जब बहुत बड़े पहाड़ वहाड़ को मापना हुआ और कोई ठोस चीज को मापना हुआ, तो 2 चीजें आ गई, एक मेरे प्यारे बच्चों कोण, और एक प्यारे बच्चों एंगल, और एक प्यारे बच्चों घन एंगल, सॉरी घन कोण, कोण और घन कोण आ गया प्यारे बच्चों। तो पूरक राशियां ही क्यों कहा गया, क्योंकि वे राशियां जो भौतिक की राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापन के पूरा करने के लिए आवश्यकता में आई, उसे प्यारे बच्चों पूरक राशियां कहते हैं। कोण और घन कोण, बड़े बड़े पहाड़ मापना था तो इससे नहीं माप सकते थे। हमने कहा बाप रे इतनी बड़ी पहाड़, आपने कैसे सुना है ना कि भैया कंचनजंगा सबसे बड़ी हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। तो बहुत बड़ी चीज को मापने के लिए कोण और घन कोण का इस्तेमाल होना लगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे हमने कहा कि अगर राशि है तो उसका कुछ मात्रक होगा, क्योंकि मापन के लिए दोनों आदमी की जरूरत है। अब हमने राशि तो निकाल ली, मात्रक कैसे निकालेंगे। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मानक मान की, जिस स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। अब जितनी भौतिक राशि होंगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, जो तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल होता है। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, सेकंड को एसईसी से लिखते हैं, केल्विन को के या थीटा से लिखते हैं प्यारे बच्चों, एम्पियर को ए से लिखते हैं, कैंडिला को हमेशा सीडी से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों
इसके बाद आ गए मूल मात्रक हो गए हमारे पास। फिर मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां बना दी गई। क्यों बना दी गई इसके बारे में समझ लो। मात्रकों की अलग अलग पद्धति इसलिए बनाई गई क्योंकि आदमी अनाप शनाप नाप रहा था। जैसे गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो रस्सी रखे रहते हैं, रस्सी से माप देते हैं, कहते हैं 1.5 बित्ता तक है। तो ऐसा तो ना हो इसीलिए कि आप यहां पे जिस चीज को मापें, अगर आप कहीं बाहर जाएं तो वहां पे भी मापन का वही स्टैंडर्ड यूज हो रहा हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि भौतिक का यूज हम लोग क्यों करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि जब हम बाहर निकलते हैं, कहीं पे निकलते हैं, तो हम अपने लाइफ को आसान बना पाए ना। इसलिए तो हम पढ़ते लिखते हैं, ताकि पैसे आए तो हमारे सारी चीजें लाइफ अच्छे से लाइफ स्टाइल जी पाए। तो भौतिक फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स ऐसा क्यों आया, ताकि लाइफ को आसान बना दे जाए। हम माप लेंगे, माप तोल के काम करेंगे, मापन का विज्ञान कहा जाएगा, हर चीज माप तोल पे होगा तो सही रहेगा। अगर 5 फीट आपकी लंबाई यहाँ है तो आप विदेश में जाएंगे तब भी आप 5 फीट में मापे जाएंगे, वहां लीटर में ना नापना पड़े प्यारे बच्चों, है ना। तो वहां पे इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है। तो यहां से इसके आगे हम लोग समझते हैं कि मात्रकों की पद्धतियां 3 प्रकार की हो गई। पहली पद्धति की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास है प्यारे बच्चों यम की यस या यसाई प्रणाली। यह 3 प्रकार का होता है। इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, यस आई प्रणाली कहते हैं। यम की यस या मेरे प्यारे बच्चे यसाई प्रणाली कहते हैं। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक को ऐसा संपूर्ण समुच्चय जिसमें सभी प्रकार के भौतिक राशियों के मात्रके सम्मिलित हों, मात्रकों की पद्धति कहलाता है। जैसे यम की यस या यसाई प्रणाली होता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या आता है, सीडीएस प्रणाली हो गया। अभी आपको एक बार में याद हो जाएगा सीडीएस प्रणाली क्या होता है। तीसरा प्यारे बच्चों क्या है, एफपीएस प्रणाली। मैं तीनों के बारे में यहीं पे एक बार में बता दूंगा तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। जब भी हमें 3 चीज मापनी है प्यारे बच्चों, एक तो द्रव्यमान मापना है ना, एक तो लंबाई मापनी है, और एक तो समय मापना है ना, एक तो समय मापना है। जब भी लंबाई के मात्रक को मीटर, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम और समय के मात्रक को सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो ये यम के एस प्रणाली कहलाता है। जब लंबाई के मात्रक को मीटर से हटा के सेंटीमीटर में, है ना, और द्रव्यमान के मात्रक को सेंटीमीटर ग्राम में तथा समय की मात्रक को सेकंड में मापते हैं तो ये हमारा पास सीडीएस प्रणाली कहलाता है। जब प्यारे बच्चों लंबाई की मात्रक को फुट में, आप बहुत बार अपने आप को फुट में ही तो मापते हो, कई फुट का है भैया, कई फुट का कमेंट सेक्शन में बताओ। और भैया लंबाई के मात्रक को, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में, बहुत बड़ी चीज रहती है तो उसको पाउंड में मापते हैं, बोलो हाँ। और समय के मात्रक को जब सेकंड में मापते हैं तो ये एफपीएस प्रणाली है। और यमकेस या एसआई प्रणाली इसलिए मानी गई ताकि ये इंटरनेशनल में, आप सोचो कि 5 केजी चीनी आप यहां पे बोलोगे, 5 लीटर चीनी आप यहां पे भी बोलोगे प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसे मिलेगा और वहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है। फिर मात्रकों की पद्धतियां, यानी कि मात्रकों में एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये फार्मूला होता है ना। मैंने कहा कि मापन के लिए हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट की वैल्यू जरूरत पड़ती है। ये फार्मूला आता है बेटा, जैसे 1 न्यूटन को 10 की घात 5 में में बदलना है। एक पद्धति में ये मान है, दूसरे पद्धति में n1 u1 बराबर n2 u2 ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन है, इसको परिवर्तित कैसे करते हैं फटाफट एक बार में देख लो। जैसे मैंने कहा कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले उसका मात्रक पता होना चाहिए, जैसे हमने आपसे कह दिया, और वीमा पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए वीमा चाहिए, है ना। मात्रकों की पद्धतियां तो हमने सीख ली, तो वीमा बताने के बाद जस्ट इसको आप करेंगे तो आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। अब आपको बीमा नहीं याद होती, आओ बीमा तुम्हें याद करा देता हूं, ट्रिक से याद करा देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बीमा की बात करेंगे तो बीमा ऐसे होगा, जैसे मैंने कहा किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जैसे आपको बीमाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, एक प्रकार की घात होती है। अगर आपको किसी भी फिजिक्स में फार्मूला पता हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको फार्मूला पता हो तो आप बीमा बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड हो गया। विस्थापन को अब बीमा सिर्फ 4 चीज याद कर लो, सबकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लंबाई का कैपिटल एल, लेंथ का कैपिटल लेटर एल है, द्रव्यमान का कैपिटल एम, समय का टी हो गया और ताप का के हो गया। ठीक है। विस्थापन, कोई इंसान दूर, छोटा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, खोटा है, छोटा है, कैसा भी है, मां का लाडला है, सबको लेंथ से मेजर करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां से इसका यल हो जाएगा, यहां से कैपिटल टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, एल टी की घात -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से निकाल लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो ये चार्ट याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का पहला लेटर क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हम कहते हैं मास, तो इसका कैपिटल लेटर एम है। बस इसको लिखने का तरीका कैपिटल ब्रैकेट में लिखो बस। लंबाई का लेंथ हो गया प्यारे बच्चों कैपिटल में एल हो गया, बहुत बढ़िया। हमने कहा समय का, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कैपिटल में टी हो गया, बहुत बढ़िया। हमने कहा उष्मागतिकीय ताप का, टेम्परेचर का, यहाँ पे के में हो गया, बहुत बढ़िया। इन्हीं 4 चीजों से पूरी फिजिक्स तुम 11th की माप दोगे भाई। तुम्हें 12th में भी
इतनी ही समझ में आएगी, इतना ही मिलना है। वैद्युत धारा 12th में जाओगे तो बहुत ये मिल जाएगा बस। अब इंसान अगर मीटर की बात करेगा, मीटर की स्क्वायर करेगा, इसका मतलब एल का 2 कर दो बस, एल की घात 2 कर दो, है ना। अगर तुम्हें कहेगा भैया मान लो टेम्परेचर की बात करेगा, टेम्परेचर कह देगा मैंने डिग्री सेल्सियस का स्क्वायर कर दिया, या फिर हमें कह दिया केजी का स्क्वायर। केजी का स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, कैपिटल में एम का स्क्वायर हो जाएगा, बस बात खत्म। समझ में आ रही बात? समझ में तो आ ही रही होगी। तो इसकी परिभाषा, एक सिंपल परिभाषा लिखने की कोशिश करोगे तो किसी भौतिक राशि के मात्रक लंबाई तथा समय के मूल मात्रों के बीच में संबंध दर्शाने वाले को वीमी सूत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये अलग अलग है, मात्रक लिखा है ऐसे जाता है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि आयतन, आयतन को आप कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, आयतन की अगर हम बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं तो उसमें आता है लंबाई, उसमें आता है प्यारे बच्चों चौड़ाई, उसमें प्यारे बच्चों आता है ऊंचाई, है ना, उसमें आता है प्यारे बच्चों ऊंचाई। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल, इसका भी कैपिटल एल और इसका भी कैपिटल एल हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने जैसे आपको बता दिया ना सिंपल, एक मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूं ताकि आप एक लाइन में समझ पाओ। एक लाइन में अगर आपको समझाना पाऊं तो ऐसे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होती है बाबू, अब इसका पूरा एक रिकैप करा रहा हूं 2 मिनट में, 2 मिनट में रिकैप हो जाएगा। हमने कहा प्यारे बच्चों भौतिक राशि वे राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, लंबाई, बल, ताकत, सब। भौतिक राशियां के बाद हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, भौतिक राशियों में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या होता है मूल राशि, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अब मूल राशि कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, 7। याद करो, हमारे साथ याद करो, और तुम्हें बोलना भी है। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, लेकिन आधे घंटे में पूरे चैप्टर तुम्हारे दिमाग में ऐसे रिकॉल करता रहेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सातों याद हो गया प्यारे बच्चों। उनका मूल मात्रक याद करने की कोशिश करो फटाफट से। अगर हमने मूल राशि के बारे में आपको बता दिया प्यारे बच्चों, भौतिक राशि याद रखो, फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने आपको बताया कि इसको पूरा करने के लिए एक आदमी हो गया पूरक राशियां। इन सब से भी पेट नहीं भरा तो एक चीज की और खोज कर ली हमने, निजात कर ली, उसका नाम था प्यारे बच्चों क्या, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न, उत्पन्न करो भैया, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कुछ है नहीं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे अभी हमने आपको लिखवाया ना 2 मिनट पहले, आयतन। आयतन किससे बना है, अकेले तो नहीं बना है। आयतन बना है लंबाई से, आयतन बना है चौड़ाई से, आयतन बना है ऊंचाई से, है ना। इसका मात्रक मीटर ये भी मूल राशि से बना, इसका मात्रक मीटर ये भी मूल राशि से बना, इसका राशि मूल राशि से बना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मीटर का क्यूब ना हो गया बाबू। तो आपके सामने भौतिक राशि का माप लिए, बीमा निकाल दिए बेटा। बीमा निकालने के लिए आपको ट्रिक भी बता दिया। अब आता है बेटा बीमी सूत्र। तो कहने का मतलब अगर आपको फार्मूला पता रहेगा प्यारे बच्चों तो बीमी सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बीमी सूत्र निकालने में इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमाओं के अनुप्रयोग आपके पेपर में आता हो कैसे आएगा। मैंने कहा अगर बीमा पता हो, फार्मूला पता हो, तो तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम है प्यारे बच्चों, किसी भी भौतिक राशि की बीमाओं के अनुप्रयोग निकालना। जैसे पहला है किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करना कि वो सूत्र सही है कि नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे फार्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा, पहले इसकी बीमा निकालो फिर इसकी बीमा, दोनों की बीमा अगर आपस में बराबर है इसका मतलब वो सूत्र सही है, और बीमा बराबर नहीं है तो सूत्र नहीं सही है मेरे प्यारे बच्चों। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। आइए समझाते हैं कि इसके अनुप्रयोग को कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि प्यारे बच्चों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों आप किशन सर _PW डालिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां टेलीग्राम से भी आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और आधे घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। यस। फिर प्यारे बच्चों आए एक पद्धति के मात्रक को, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में जो परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे बच्चों आइए सीखते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। जैसे आपको निकालना है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग कैसे होता है। तो आपको बस 2 चीज चाहिए। अगर आपको कभी भी एक पद्धति से मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है तो एक बात याद रखना कि एक तो आपको मात्रक पता हो कि उसका मात्रक क्या हो, वीमा, बस। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, बल की बीमा mlt की घात -2 और विस्थापन की बीमा कैपिटल में L होती है। इसको ऐड करेंगे mlt की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, ml2 t की घात -2, यहां m की घात 1 है, l की घात 2 है और t की घात -2 है। बस mlt की घात आपको देखनी है। फार्मूला होता है n2 बराबर कि दूसरे पद्धति में मान कितना होगा, और ये n1 की वैल्यू m1 अपॉन में m2 की घात 1, l1 अपॉन l2 की घात b और t1 अपॉन t2 की घात प्यारे बच्चों क्या होता है, c होता है। m1 का मान पहले पद्धति में 1 किलोग्राम और l1 का मान 1 मीटर और t का मान सेकंड। जब दूसरे पद्धति में जाएगा तो हमने आपसे क्या कहा था, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में। अब किलोग्राम से हम किस में गए, ग्राम में गए।
मीटर से किस में गए, सेंटीमीटर में गए, सेकंड से सेकंड में ही जाएंगे। 1 किलोग्राम बटे ग्राम, 1 मीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड। 1 किलोग्राम में 1 बटे 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड कट गया। ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया। 1000 को 10 की घात 3, इसको स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4, 10 की घात 7 आ जाएगा। इसका मतलब 1 जूल से 10 की घात 7 अर्ग हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों एमकेएस मात्रक है। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 10 की घात 7 अर्ग हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग बीमा निकालना सीख गए। तो बीमा के लिए याद रखिएगा, कभी भी आपको बीमा निकालने में मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम होती है तो आपको लंबाई का, द्रव्यमान का, ताप का, वैद्युत धारा का, इस चार का पहला लीटर याद रखो। मीटर का स्क्वायर होगा तो एल की घात 2, मीटर का क्यूब होगा तो एल की घात 3। जो 1 2 3 4 है, यही सब क्या है, बीमा है। बीमाएं वे घात होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई होती हैं। ठीक है, हमने कहा मीटर का स्क्वायर है ना, तो यल की घात जो 2 हुआ इसी को तो कहेंगे, बात खत्म। फिर आता है प्यारे बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है प्यारे बच्चों सार्थक अंक। और हमारे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आपसे कि त्रुटि क्या होता है। त्रुटि किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम त्रुटि चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं, सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कि हमने कहा कि भौतिक जगत तथा मापन आपका पहला चैप्टर है। जब आपने किसी चीज को मापना स्टार्ट किया तो क्या उसमें त्रुटि नहीं हो सकती मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल हो सकती है। तो उसी त्रुटि को, जैसे हमने कह दिया कि मैं 6 फीट का हूं, अब मुझे कोई मापना स्टार्ट करेगा, ये चुलबुला है, मैंने कहा कि भैया ये 5 फीट का है, अब ये 5 फीट का तो एक्चुअल में है, लेकिन इसको किसी भी पटड़ी से, किसी भी बल्ली से, किसी भी रस्सी से मापोगे, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा तो चेंज हो सकता है, थोड़ा सा तो कमी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मापन क्या होता है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों सार्थक अंक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। त्रुटि क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता को भाई टेक्निकली रूप से हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि 2 प्रकार का, त्रुटि के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। त्रुटि को फिजिक्स में डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा मतलब परिवर्तन, एक प्रकार से समझिए। ठीक है, सबसे पहले मापक यंत्र द्वारा ली गई त्रुटि का आकलन करना। कैसे आकलन करते हो, सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों अल्पतमांक, लीस्ट काउंट, सबसे कम मात्रक का। जैसे बहुत कम किसी चीज को आप माप रहे हो, मापांक। अल्प का मतलब होता है बाबू, अल्प का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम होता है बाबू। और मांग, अल्पतमांक, माप का मतलब मापांक, मापांक मेरे प्यारे बच्चों। अरे संधि विच्छेद पढ़े होगे ना, मापांक मतलब मापन, मेजरमेंट। हम बहुत कम माप ले रहे हैं। जैसे मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि हमेशा कम ज्यादा हो सकती है। किसी त्रुटि द्वारा, यंत्र द्वारा ली गई सदैव कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इस अनिश्चितता को मापन का त्रुटि कहते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये प्रेमिका 5 रुपया 2 रुपया कैसे निकालेंगे, समझिए। अब हम इस प्रेमिका की बात करते हैं, इस चुलबुली की बात करते हैं। इसके पास 5 रुपए था एक्चुअल में, आपको 2 रुपए दे दिया। अब हमें ये पता करना कि एक्चुअल में एग्जैक्ट तुम्हारे पास कितने पैसे बचे। तो जो धनराशि थी उसमें से जो आपने दे दिया उसको घटा देंगे तो एक्चुअल मिलेगा कि नहीं, वो जो डेल्टा मिलेगा वो 3 रुपए मिलेगा कि नहीं। ऐसे इसी प्रकार के होता है क्या मेरे बच्चों, किसी भौतिक राशि की यथार्थ मान मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल पैसा कितना था, मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया था एग्जाम्पल के तौर पर, मापक केंद्र द्वारा। अब हुआ क्या कि 5 में तुम 2 रुपए किसी ने मांग लिया, आपने दे दिया। अब पता करो तुम्हारे जेब में कितने रुपए बचे। तो तुम्हारे जेब में कितने रुपए बचे, तो प्यारे बच्चों इसका छोटा सा ट्रिक फटाफट देखो। तो भैया 5 में से 2 चला जाएगा तो इसका मतलब 3 रुपया बचेगा। तो बस वही तुम्हें समझना है, बहुत छोटी सी चीज है मेरे प्यारे भाई, बहुत छोटी सी चीज है। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस म्यू वन हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि यथार्थ मान मतलब इक्वल टू मापक केंद्र द्वारा लिया गया मान। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आता है प्यारे बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि या फिर आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है। किसी मापन त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान के अनुपात को, यानी कि डेल्टा ए बराबर ए माइनस में वन होता है, अभी सीखा हमने। इसके बाद जैसे डेल्टा ए निकाला ना, जितना आपने निकाला मान, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि में एक्चुअल मान का, शुद्ध मान का जो वैल्यू थी, मान लो तुम 5 फीट के थे, तुम 5 फीट के थे, मतलब अभी भी होगे तो अब 5 फीट में किसी ने तुम्हें 3.5 फीट का माप दिया, पहले इसको इसमें से घटाओ, एक्चुअल में से भाग दे दो, तुम्हारा निकल जाएगा भिन्नात्मक एवं अथवा आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ कि ना। फिर प्रतिशत त्रुटि उसके भी आसान है बेटा। परसेंटेज एरर में तुम्हें बस एक चीज बहुत आसानी से पढ़ना है,
प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? तो बेटा परसेंटेज एरर में याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, भिन्नात्मक त्रुटि से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमेशा रखिएगा, प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फार्मूला लिखा हुआ है, यक्स की घात, यक्स इक्वल टू हमने लिखा है यक्स बराबर वाई की घात 4 लिखा है। अब हमें यक्स के माप में त्रुटि चाहिए, तो इसका मतलब प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू में 100, और जो चीज पावर में रहती है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक को याद रखिएगा, बस काम खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जल्दी फटाफट से देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या के मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, इसके माप में वृत्त की परिधि में कितने त्रुटि होगी? बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। अगर त्रिज्या में त्रुटि, यानी कि त्रिज्या में त्रुटि 1.5% की है, यानी कि डेल्टा में r बटे r इंटू में 100 का मान हमारे पास 1.5% है प्यारे बच्चों, तो उसके परिधि के मापन में त्रुटि क्या होगा? सरकमफ्रेंस डेल्टा c बटे c इंटू 100 बराबर 2π तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में पाई के मान में कोई दिक्कत नहीं होगी, त्रुटि की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे डेल्टा r बटे r इंटू 100 होगी। गिनती पढ़ाने में कहां दिक्कत होगी? मैंने कहा 2 दूनी 4 एग्जैक्ट आएगा वैल्यू, हमेशा मापने में त्रुटि होगी, कांस्टेंट वैल्यू में कोई त्रुटि नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा r बटे r इंटू 100। वृत्त के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा a बटे r, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। पाई में कोई त्रुटि होने की, r² का मतलब 2 पहले आ जाएगा, डेल्टा r बटे r इंटू 100। अब इसका 1.5 आ गया, 1.5 गुणे 2 यानी कि 3%। 3% इसका आंसर हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। फिर आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना, सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के औसत मान को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट। अब मीन मोड मीडियन आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, बस ये वही छोटी सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों यथार्थ मान। यथार्थता क्या होता है बेटा? एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू। यथार्थ मतलब ठीक ठीक मान, यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। यथार्थता वह गुण है जो वस्तु की ली गई माप को तथा उसके शुद्ध माप से निकटता को बताता है। यानी कि यथार्थता क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 5 रुपया था, एक आदमी ने अनुमान लगा कि यार 4, इसके पास 4.5 रुपया हुए, एग्जैक्ट एकदम उसके बराबर कितना रुपए वो बता रहा है, यानी कि उसके निकटतम शुद्धता को जो बताएगा। निकटतम शुद्धता मापने के बाद सबसे सही माप किसने करा? एक आदमी ने 5 फीट के आदमी को, एक आदमी ने 5 फीट के आदमी को, बस यही कॉन्सेप्ट समझना बेटा, सवाल तो चुटकियों में तुम कर लोगे मेरे प्यारे बच्चे। एक आदमी में नाम भैया 4.9, एक आदमी ने 4.8, एक आदमी ने 4.98। अधिकतम यथार्थ मान कौन है बेटा? ये वाला है, बस इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारे पास आखिरी सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी माप सभी निश्चित अंक, प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके अलग अलग नियम है। पहला नियम, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सारे नंबर सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4 हो गई। दूसरा कह रहा है बेटा 2 अशून्य अंकों के बीच में, जैसे मैंने कहा 1, 0, 6, 0, 7, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य है तो उसको सार्थक अंक मान लेते हैं। फिर अगला, यदि संख्या 1 से कम है, आय हाय 1 से कम है, जैसे मान लो 0.0024, 1 से कम है, दशमलव में जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या इसमें कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? 1, 2, बस खत्म। हमने कहा 0.05, सार्थक अंकों की संख्या प्यारे बच्चों क्या है? 1 है। कमेंट सेक्शन में बताओ 0.204 सार्थक अंकों की संख्या, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। अगला नियम आता बेटा, यदि संख्या दशमलव बिंदु के अंतिम शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंकों, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो 102 दशमलव है, इसके बाद 0 नहीं, इसके बाद 20 है, तो सब अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ऐसे बस इसमें 4 नियम है, 5 नियम, इसको याद कर लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि यहां से हमने आपको कैसे इसकी वैल्यू आती है और कैसे इसमें फार्मूला आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, मात्रक तथा मापन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट रिवीजन करा दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए अलग अलग तरीका से आप पूछा जा सकता है कि जैसे किसी घन के आयतन में माप में प्रतिशत त्रुटि 9% की हो तो उसके क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि क्या होगी। आपको जैसे दे देगा
किसी की वृत्त की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है तो वृत्त की परिधि के मापन में त्रुटि कितनी हो सकती है। त्रिज्या दे देगा तो आयतन के माप में त्रुटि पूछ सकता है, परिधि के मापन में त्रुटि पूछ सकता है, प्यारे बच्चों उसके क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि पूछ सकता है। बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा बेटा। घन देगा तो घन की लंबाई दे देगा, घन की भुजा की वैल्यू दे देगा। जैसे इसमें क्या है, किसी घन की आयतन की माप में, अब आयतन में ही त्रुटि हो गई, कह रहा है इसके क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी होगी। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है बेटा, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, तुरंत काना खोल लो, डेल्टा वी बटे वी इंटू 100। पावर है देखो गुणा में हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, डेल्टा एल बटे एल इंटू 100। अब इसके मापन में 9% की त्रुटि है, पहले लंबाई के मापन में निकालो, 3 1 का 3, 3 3 का 9%, यानी कि 3% की त्रुटि में लंबाई में आ गई। अब जब तुम्हें लंबाई पता चल गई, अब चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे आयतन पूछे, सबके बारे में निकाल लोगे। जैसे घन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 2 गुणते डेल्टा एल बटे एल इंटू 100। लंबाई के मापन में त्रुटि 2% की थी, 3% की, 3 दूना 6 यानी कि 6% आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा कि चाहे वो मात्रक की बात हो, चाहे वो मूल राशियों की बात हो, चाहे मात्रकों की पद्धतियां की बात हो, चाहे वो आपकी असार्थक अंक की बात हो, और चाहे मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रतिशत त्रुटि की बात हो। तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों रैपिड फायर रिवीजन, यानी कि आधे घंटे में कंप्लीट चैप्टर आपकी आंखों के सामने। आई होप कि जो बच्चे एक बार भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ये चैप्टर वाइज चलता है तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे हमको कि सर हमको चैप्टर वाइज कंप्लीट डिटेल चाहिए। तो जो भी बच्चा कमेंट करेगा बेटा, अगर उस कमेंट पर सबसे ज्यादा रिप्लाई रहता है, लाइक रहता है, तो प्यारे बच्चों हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द इसी वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और सभी सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।